हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। और हम लोग पिछले टर्न पर यानी पिछले पार्ट में श्वसन और गैसों का विनिमय वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू कराते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको पुराने वाले चैप्टर मतलब पिछला जो पढ़ा है उसको ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, तो पिछले टर्न पे हम लोग ने यानी पिछले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि नाक से जो हवा है वो जाती है। जब नाक से हवा जाती है तो नाक के अंदर नासाकच्छ होता है। उन नासाकच्छ में क्या होता है, हेयर्स होते हैं यानी रोम होते हैं, और साथ साथ क्या होता है, म्यूकस यानी एक चिपचिपा पदार्थ। वहां पे जाकर जो डस्ट पार्टिकल है, पैथोजन है, ये सब जो चीजें हैं, धूल के कण, जीवाणु, विषाणु, वो सब क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे आपके शरीर में शुद्ध हवा जाए। और फिर उसके बाद वो हवा जो थी वो ग्रसनी के द्वारा होती हुई कंठ में जाती है, और कंठ से आगे श्वास नली में जाती है। फिर आपने पढ़ा था कि श्वास नली जो होती है वो पांचवी वच्छी कशेरुक के पास आकर दो भागों में विभाजित हो जाती है और बनाती है प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी फिर से विभाजित होकर बनाती है द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी फिर से विभाजित होकर बनाती है तृतीयक श्वसनी। और फिर उसके बाद तृतीयक श्वसनी विभाजित होकर बनाती है श्वसनिका। श्वसनिका दो तरह की दो थी, एक निकट एक दूरस्थ। निकट वाली जो थी वो उसके अंदर वलय पाए जाते थे, और जो दूर वाली थी उसमें वलय नहीं होते थे, जो रिंग मैंने आपको बताई थी वो। फिर दूरस्थ जो श्वसनिका है वही वो जो है आगे जाके खुल जाती है कोशिकाओं में, वायु कोशिकाओं में। तो हम लोग ने इतना पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, फेफड़ों के बारे में। ठीक, तो एक बार मैं डायग्राम दोबारा से बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने ये पढ़ा था कंठ, फिर कंठ के बाद पढ़ा था ये श्वास नली। फिर श्वास नली विभाजित हो जाती थी दो भाग में, और जब विभाजित हो जाती थी तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी। फिर उसके बाद ये एक फेफड़ा है, ये कौन सा फेफड़ा है बेटा, दायां फेफड़ा या बायां फेफड़ा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप कि ये दायां फेफड़ा है या बायां फेफड़ा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाता आ रहा हूं आप भी साथ साथ बनाते चले जाइए। ठीक है बच्चों, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाइएगा। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जंतु विज्ञान को पढ़ने का तरीका क्या होता है, डायग्राम को अच्छे से समझना, और साथ साथ किस चीज को समझना, जो शब्द होते हैं उनके अर्थ को। तो डायग्राम और शब्दों का अर्थ अगर आप समझ जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, और ना ही आपको जंतु विज्ञान याद करने की जरूरत पड़ेगी। और ये मैंने एक और फेफड़ा बना दिया, एक दायां और एक बायां। अब दायां बायां कौन सा, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है, अब मैं लेबलिंग करने आ रहा हूँ, इसकी नाम लिखने आ रहा हूँ। तो ये हो गया कंठ। फिर ये पढ़ा था आपने श्वास नली, इतनी बात हम पढ़ चुके हैं। और श्वास नली कहाँ विभाजित हुई, किसमें विभाजित हुई, क्या बनाया उसने, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या फिर आप मेरा पुराना जो पार्ट 2 है, यही श्वसन और गैसों का विनिमय चैप्टर को, उसको देखें। ठीक, अब यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है।
एक छोटा लंग एक मोटा लंग बन गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हालांकि थोड़े छोटे और बड़े होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होते जैसे मैंने बना दिया है। एक डायग्राम को हम ज्यादा अच्छे से इलॉबरेट करेंगे, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। इसको बोलते हैं, अच्छा ये कौन सा फेफड़ा, पहले तो ये बायां फेफड़ा है बेटा। कौन सा फेफड़ा ये? बायां। क्यों बायां फेफड़ा बोला इसको, पहले इसी बात को क्लियर कर लेते हैं। और ये दायां फेफड़ा है, ठीक है। तो इसको बायां फेफड़ा क्यों बोला, उसका कारण है। देखिए, आपका जो हाथ, आपका जो दिल होता है वो बंद मुट्ठी के बराबर होता है, ऐसे ही होता है, बंद मुट्ठी के बराबर। जिसका जितना बड़ा हाथ, जितनी बड़ी बंद मुट्ठी, उतना ही बड़ा दिल भी, ठीक। और जो दिल होता है वो हमारे ऐसे इधर साइड में यूं रहता है। तो इसका जो ये शीर्ष होता है हृदय का, हृदय का जो शीर्ष होता है वो किधर साइड में रहता है? बाएं साइड में। तो बाएं साइड में होने की वजह से वो फेफड़े में थोड़ा सी एक धसान बन जाती है। तो वही धसान यहाँ पर है। तो जिसमें ऐसी धसान होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे बायां फेफड़ा, और जिसमें नहीं होगी उसको बोलेंगे दायां फेफड़ा, ठीक है बच्चों। ये हृदय की धसान है, हृदय धसान, ठीक है, धसान है जिसमें हृदय को जगह मिलती है, ठीक। अब ये जो झिल्लियां हैं, देखिए एक नीले रंग की, एक लाल रंग की। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसको लिखते जाएंगे। तो पहली बात तो आप बायां फेफड़ा और दाएं फेफड़े में अंतर कैसे ढूंढेंगे? बायां फेफड़ा जो होता है उसमें हृदय को जगह देने के लिए, हृदय के शीर्ष को जगह देने के लिए एक धसान बन जाती है, जबकि बाएं दाहिने फेफड़े में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बाएं फेफड़े की ओर एक धसान बन जाती है जो कि हृदय को क्या देती है? एक जगह देती है, ठीक है, ताकि हृदय का जो शीर्ष है वो वहां पे आराम से आ पाए, ठीक बेटा। तो वो हृदय धसान बनती है बाएं फेफड़े में। दूसरी बात, अब दोनों ही जो फेफड़े हैं, दोनों ही फेफड़े जो होते हैं वो दो झिल्लियों से चारों ओर से घिरे रहते हैं, ठीक है। इधर भी फ्लूइड बना देते हैं, फिर हम बताते हैं। दोनों ही फेफड़े दो झिल्लियों के द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं, ठीक है। और ये जो झिल्लियां हैं इनको बोलते हैं प्लूरल झिल्ली। एक्चुअल में प्लूरल वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? फेफड़े के लिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल झिल्ली, ठीक बच्चों। तो ये बाहरी प्लूरल झिल्ली हो गई, बाहरी प्लूरल झिल्ली, ठीक है। और एक होती है आंतरिक प्लूरल झिल्ली, जिसको मैंने लाल रंग से बना रखा है। तो ये हो गई आंतरिक प्लूरल, नहीं प्लूरल ना, प्लूरल प्लूरल झिल्ली, ठीक है। तो एक आंतरिक प्लूरल झिल्ली हो गई और एक बाहरी प्लूरल झिल्ली हो गई, और इनके बीच में भरा होता है प्लूरल तरल। ये जो मैंने ब्लैक कलर से दिखला रखा है ये क्या है? प्लूरल तरल, जो कि कैसा काम करता है? ये होता कैसा है? चिकना होता है ये, ठीक है, चिकना तरल होता है। अब ये जो बाहरी प्लूरल झिल्ली और आंतरिक प्लूरल झिल्ली है, ठीक है। तो बाहर आप देखिए, ये जो हिस्सा होता है हड्डियों वाला, इसको बोलते हैं वच्छीय गुहा, ठीक है। तो वच्छी गुहा जो होती है वो वायुरोधी होती है। वायुरोधी मतलब इसके अंदर से कहीं पे वायु नहीं जा सकती। तो गुहा जो बनी है वो चारों से कवर है। मैं अभी आपको फेफड़े बताने के बाद उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो वच्छीय गुहा जो होती है उससे जुड़ी होती है बाहरी प्लूरल झिल्ली। और मैंने अंदर साइड में जो ये ब्लैक कलर की लेयर बनाई है वो है किसकी? वो फेफड़े की झिल्ली है, फेफड़े की झिल्ली, ठीक है। तो फेफड़े की झिल्ली के ऊपर पाई जाती है आंतरिक प्लूरल झिल्ली, और बाहरी प्लूरल झिल्ली जो होती है वो हमारी वच्छी गुहा से जुड़ी होती है। अब देखिए, एक वच्छी गुहा से जुड़ी है प्लूरल झिल्ली और एक जुड़ी है फेफड़ों से।
आंतरिक प्यूरल झिल्ली, और इनके बीच में क्या भरा हुआ है, एक द्रव। तो होता क्या है, जब बेटा फेफड़े जो है वो संकुचन और शिथिलन करते हैं, जब तो संकुचित और शिथिलित जब होते हैं तो उससे क्या होता है, उन वो घर्षण ना हो जाए, उनमें घिस ना जाए, घिसने से फट ना जाए ये फेफड़े की झिल्ली। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्यूरल तरल होता है जो फेफड़े की झिल्ली को घर्षण से बचाता है। ठीक है, तो बाहरी प्यूरल झिल्ली और आंतरिक प्यूरल झिल्ली के बीच में एक तरल पदार्थ है जिनको बनाती भी यही झिल्लियां हैं। आंतरिक और बाहरी प्यूरल झिल्ली इस तरल पदार्थ को बनाती है। ये एक चिकना तरल है, जैसे आप साइकिल की जो चेन होती है उसके अंदर नहीं ग्रीस डलवा लेते हैं या ऑयल डलवा लेते हैं, तो वो जो ग्रीस या ऑयल होता है, मशीन का ऑयल है ना, मशीन का तेल जो होता है ना, वो काम क्या करता है, वो चेन को घर्षण से बचाता है। जब भी कहीं पे घर्षण होगा तो वो चीज जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मनुष्य के अंदर जो फेफड़े की झिल्ली है उसको बचाने का काम कौन करती है, आंतरिक और प्यूरल झिल्ली, और उनके बीच में जो प्यूरल तरल है वो उसको घर्षण से बचाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। देखिए मैंने फेफड़े की झिल्ली और आंतरिक प्यूरल झिल्ली के बीच में थोड़ा सा जगह दे रखा है, लेकिन ये जगह भी नहीं होती, ये दोनों चिपकी रहती है। कौन सी, आंतरिक प्यूरल झिल्ली और फेफड़े की झिल्ली, ये दोनों एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन मैंने डायग्राम ताकि तुमको अच्छे से दिखाई दे, जो चित्र बनाया वो अच्छे से दिखाई दे, इसी वजह से मैंने हल्का सा गैप कर दिया है। तो काले रंग की मैंने बनाई है फेफड़े की झिल्ली, उसके ऊपर बिल्कुल चिपकी हुई कौन सी होती है, आंतरिक प्यूरल झिल्ली, उसके ऊपर कौन सी होती है, बाहरी प्यूरल झिल्ली। और आंतरिक और बाहरी प्यूरल झिल्ली के बीच में क्या होता है, प्यूरल तरल, जो कि एक चिकना तरल होता है और फेफड़े की झिल्ली को घर्षण से बचाता है। कब, जब फेफड़ा अनुशीतलन और संकुचन करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं इसमें, फिर हम फेफड़े को आगे इलॉबरेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो बायां फेफड़ा है बेटा, इसमें एक धसान बन जाती है। इस धसान की वजह से इसमें दो पालियां बन जाती हैं, एक उच्च पाली और एक निम्न पाली। ठीक है, अब ये धसान है क्या, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व धसान। उधर हुई ना, ठीक बेटा, इसी को बोल देते हैं त्रियक विदर। इसी तरीके से इसमें भी विदर पाया जाता है, लेकिन इसमें दो विदर होते हैं। ठीक, एक होता है क्षैतिज विदर यानी ऐसा ऐसा, और एक होता है त्रियक विदर यानी ये। अब इसकी वजह से देखिए जो दायां फेफड़ा है वो तीन पालियों में विभाजित हो गया। ठीक है बच्चों, तो तीन पालियां कौन कौन सी है, ये हो गई उच्च पाली जैसे उसमें बनी थी, फिर ये हो गई मध्य पाली, ये हो गई मध्य पाली, और ये हो गई निम्न पाली। ठीक है, और इनके बीच में ये क्या है, ये है त्रियक विदर, और ये है क्षैतिज विदर। ठीक है बच्चों, तो देखिए फिर से समझते हैं कि फेफड़े जो थे हमारे पास कितने फेफड़े होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, फेफड़े जो होते हैं है ना, वो दोनों ही फेफड़े की जो झिल्ली होती है वो दो ऊपर साइड में झिल्ली से घिरी होती है। तो जो ऊपर साइड की दो झिल्लियां हैं उनका नाम क्या है, एक बाहरी प्यूरल झिल्ली और एक आंतरिक प्यूरल झिल्ली, और इनके बीच में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा तरल चिकना पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरल तरल। इसका काम क्या होता है, फेफड़े की झिल्ली को बचाना, कैसे, घर्षण से। और घर्षण कब होगा, जब फेफड़ा शिथिलन और संकुचन करेगा। ठीक है, तो संकुचन और शिथिलन जब करेगा तो फेफड़े की झिल्ली को बचाने का काम करता है ये प्यूरल तरल और ये दोनों झिल्लियां भी। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये जो बायां फेफड़ा है उसमें एक धसान बनती है यानी एक विदर। देखिए जैसे मान लीजिए ये शुरुआत में बायां फेफड़ा ऐसे था, इसकी जो झिल्ली थी पूरी। ठीक है, बाद में क्या होता है, इस तरीके से एक धसान बन जाती है। अब धसान बन जाएगी तो देखिए एक ये हिस्सा बन जाएगा, एक ये हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज है। ठीक है, यहाँ एक धसान बन गई जिससे एक पाली ऊपर बन गई और एक पाली नीचे बन गई। पाली का मतलब होता है एक कोई गोल जैसा स्ट्रक्चर।
ठीक है, तो एक गोल संरचना ऊपर बन गई, एक गोल संरचना नीचे बन गई, तो ऊपर वाली को बोल दिया उच्च पाली और नीचे वाली को बोल दिया निम्न पाली। इसी तरीके से दाएं फेफड़े में जब देखते हैं तो इसमें 2 विदर दिखाई दिए, एक विदर सीधा सीधा था तो उसको बोल दिया क्षैतिज विदर, एक टेढ़ा था तो उसको बोल दिया तिर्यक विदर। इन दोनों विदर की वजह से इसमें 3 पालियां बन गई, एक उच्च पाली, एक मध्य पाली और एक निम्न पाली। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके नीचे, किसके, दोनों फेफड़ों के नीचे एक मोटी सी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। मोटी सी एक मांसपेशी का भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम जो होता है ये बना किससे होता है, मोटी पेशी से, मोटी पेशी से बना होता है, ठीक है बेटा। फिर दूसरी बात डायाफ्राम की क्या होती है, देखिए डायाफ्राम जो होता है सब में नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर का जहाँ पे फेफड़े हैं वो हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है जहाँ पे आपकी आंतें हैं। तो फेफड़े वाले हिस्से को आंतों वाले यानी उधर वाले हिस्से को अलग करना, ये एक मांसपेशी की एक मोटी झिल्ली करती है जिसका नाम है डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, सब में नहीं होता है। तो डायाफ्राम का पाया जाना स्तनधारी का एक मुख्य लक्षण है, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, वक्षीय गुहा, वक्षीय गुहा वो गुहा होती है जिसमें हृदय और फेफड़े होते हैं, उसको उदर गुहा, उदर गुहा वो गुहा होती है जिसके अंदर क्या होता है, पेट होता है, आंत होती है, यकृत होता है, ये पित्ताशय होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो वक्षीय गुहा को उदर गुहा से अलग करने का काम, पृथक करने का काम कौन करता है, एक मांसपेशी का बना हुआ मोटा स्तर जिसे क्या बोलते हैं, डायाफ्राम, ठीक है। तो डायाफ्राम जो होता है बेटा मोटी पेशी से बना होता है। और डायाफ्राम के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्तनधारी का मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण, ठीक, यानी और सब में नहीं पाएगा। और ये क्या क्या काम करता है, ये अलग करता है किसे किसे, उदर गुहा को वक्षीय गुहा से अलग करता है, वक्षीय गुहा को उदर गुहा से अलग करता है, गुहा से अलग करता है, ठीक है बेटा। तो वक्षीय गुहा को उदर गुहा से अलग करने का काम कौन करता है, ये डायाफ्राम, ठीक। तो यहाँ तक कि आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ाते हैं।